हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी उत्तराखंड ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के स्रोत और कुलीन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के विषय में। लेकिन हम केवल उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिन प्रश्नों में थोड़ा सा डाउट है और जो प्रश्न एक बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आए हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके पूछे जाने की फिर से संभावना भी है। बाकी जो ये सेट है, ठीक है, कितने प्रश्नों का है, लगभग 40 प्रश्नों का ये सेट है यहाँ पर, और आपको इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, खुद को आप देखें कि आपके कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और ये 43 प्रश्नों का एक सेट है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, और ये प्रश्न यूकेपीसीएस 2014 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। शिवपाल, शिवपालित, हरिपाल। दूसरा है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। शिवपालित, शिव और हरि। और चौथा ऑप्शन है शिवदत्त, शिवपालित और हरि। तो ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम अल्मोड़ा सिक्कों की बात करें, सबसे पहले तुम्हें जानना होगा कुनिंदों की मुद्राओं के बारे में। तो कुनिंदों की मैंने आपको मुद्राएं बताई थी 2 टाइप से, एक प्रारंभिक मुद्राएं और एक परवर्ती मुद्राएं। तो परवर्ती मुद्राएं अर्थात बाद के जो शासक है उनकी मुद्राएं, परवर्ती अर्थात बाद की मुद्राएं। और इस परवर्ती मुद्राओं में मैंने आपको मुद्राओं के 3 टाइप बताए थे। एक बताया था अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, एक बताया था अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, और एक बताया था छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो काफ़ी अच्छे से हमने इन तीनों मुद्राओं को देखा था। तो हमारे पास जो प्रश्न आया यूकेपीसीएस 2014 में, वो आया अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से। और प्रश्न ये था कि अल्मोड़ा सिक्कों में किन कुनिंद राजाओं का नाम लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न था ये। ठीक है, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उसने ये प्रश्न गलत कर दिया होगा। ठीक है, तो शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त इसका सही उत्तर है। ठीक है, जो कि मैंने आपको करवा भी रखा है। ठीक है, तो शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त अच्छे से याद करने के लिए आप देखिए एक राजा और भी था इसमें। ठीक है, मगभट। और भी राजा है वैसे तो, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए याद करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, दत्त आ रहा है या लत आ रहा है, दत्त आ रहा है। देखिए भत्त आ रहा है, भत्त, दत्त, लत, दत्त। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यूकेपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न अलग भी बन सकता है। देखिए किस प्रकार से अलग बन सकता है। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में कुल कितने कुलीन राजाओं का नाम ज्ञात होता है हमें। जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, तो यहाँ से हमें कुल कितने कुलीन शासकों का नाम ज्ञात होता है। 5 शासकों का, 7 शासकों का, 6 शासकों का या 8 शासकों का। अगर हम बात करें वर्तमान समय तक, तो वर्तमान समय तक अल्मोड़ा प्रकार के टोटल और कितने सिक्के मिल चुके हैं, 58 सिक्के मिल चुके हैं। ठीक है, तो हमें अभी तक कुल कितने कुलीन शासकों का नाम ज्ञात होता है, तो हमें 8 शासकों का नाम पता चलता है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से अभी तक। ठीक है, कौन 8 राजा थे वो, एक तो ये शिवदत्ती हो गया, शिवपालित हो गया, हरिदत्त हो गया, और कौन है, मगभट हो गया। ठीक है, 4 राजा तो ये हो गए। इसके बाद शिव से ही एक अलग नाम आता है, शिव रक्षित। क्या नाम आता है, शिव रक्षित, करवा रखा है आपको। ठीक है, आसेक हो गया, गोमित्र हो गया, एक राजा कौन था, गोमित्र। ठीक है, गोमित्र, जाओ भाई मित्र के पास जाओ। तो और एक हो गया विजय भूति। तो 8 राजाओं का नाम पता चलता है हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से। तो थोड़ा सा अलग प्रश्न है पहला और प्रश्न दूसरा, तो मैंने आपको करवा दिया, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई डाउट हो। अब बात करें अमोघ भूति शासक था किस वंश का। ठीक है, तो यूके एग्जाम 2018 में भी पूछा गया। पॉलिटेक्निक लेक्चरर परीक्षा प्री जो एग्जाम हुआ था 2012 में, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया, और ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया होगा। अब देखिए यौधे वंश से संबंधित है, कुडिंद वंश से संबंधित है, पाल वंश से संबंधित है, कुषाण वंश से संबंधित है। वैसे तो सभी को पता होगा कि कुडिंद वंश का राजा था अमोघ भूति, काफ़ी प्रतापी राजा हुआ करता था। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक फैक्ट और बताना है कि कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि अमोघ भूति कोई राजा नहीं था। राजा नहीं था, ठीक है, तो था क्या ये, तो कुछ इतिहासकारों ने बोला कि एक राजकीय पदवी हुआ करती थी। राजा लोग इस पदवी को धारण करते थे, एक उपाधि थी ये जिसे राजा लोग धारण करते थे। कौन, कुलिंद वंश के राजा धारण करते थे। और इस अमोघ भूति का अर्थ होता है कभी न समाप्त होने वाला वैभव, या कह सकते हैं जिसकी विभूति कभी ना कम हो, वो होगा अमोघ भूति। और ये थी एक राजकीय पदवी। और किसने ऐसा माना है, जायसवाल जी ने। ठीक है, तो जायसवाल जी का कहना है कि अमोघ भूति कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, बल्कि एक राजकीय पदवी हुआ करती थी, एक उपाधि हुआ करती थी, जो कुलिंद वंश के जो राजा थे वो धारण किया करते थे। तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये ऐसे फैक्ट हैं, आप एक बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा यार, इतना ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अमोघ भूति किस वंश का राजा था, कुलिंद वंश का राजा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं।
महाभारत में कुडिन नरेश किस नाम से जाने जाते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर देखिए, क्योंकि फिर से देखिए ये यूकेपीसीएस जब 2017 में एग्जाम हुआ था, 2016 में फॉर्म आए थे, 2017 में पेपर हुआ था, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए डिफिकल्ट प्रश्न था। डिफिकल्ट क्यों था? देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है देखिए द्विज श्रेष्ठ और द्विज, ठीक है। जिसने ये पढ़ा होगा उसके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न बन गया होगा, क्योंकि देखिए घनश्याम जोशी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि महाभारत में कुडिनों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया। और कई ऐसी अधिकांश बुकें ऐसी वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर भी यही लिखा गया है कि महाभारत में कुडिनों को क्या कहा गया? द्विज कहा गया है। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आया तो देखिए कितना डिफिकल्ट बना दिया। ऑप्शन में द्विज श्रेष्ठ भी दे दिया और द्विज भी दे दिया, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर माना द्विज श्रेष्ठ। तो ध्यान रखेंगे आप कि महाभारत में कुडिन नरेश किस नाम से जाने जाते थे? द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। तो देखिए थोड़ा सा विवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि घनश्याम जोशी जी ने क्या कहा है? द्विज कहा है, ठीक है। अब देखिए हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको वहाँ पर ऑप्शन में द्विज श्रेष्ठ ना मिले, ठीक है, केवल द्विज मिले। ऐसा भी हो सकता है कि द्विज ना मिले और केवल द्विज श्रेष्ठ आपको ऑप्शन में मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि सेम ऐसा ही प्रश्न रिपीट हो जाए और द्विज श्रेष्ठ और द्विज दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए। तो द्विज श्रेष्ठ ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, एक बार, क्योंकि प्रश्न आ चुका है तो आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? द्विज श्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कुडिन नरेशों से संबंधित है? और ये प्रश्न भी यूकेपीएससी एआरओ का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2019 में, वहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लेते हैं। धनभूति, अमोघभूति, कृष्णदेव राय, राम राय, विग्रहराज, पृथ्वीराज और अशोक चल कराचल। देखिए प्रश्न काफ़ी सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि सरल बना दिया आयोग ने, प्रश्न डिफिकल्ट बन सकता था, लेकिन यहाँ पर अमोघभूति का नाम आ जाने से ये प्रश्न का लेवल एकदम जीरो हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न बन गया, क्योंकि सभी को पता है, जो तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी में होंगे, उनको पता होगा कि अमोघभूति कुडिन नरेश हुआ करता था। अमोघभूति क्या था? कुडिन राजा था, और काफ़ी प्रतापी राजा था। कुडिन वंश का सबसे प्रतापी राजा कह सकते हैं आप, अमोघभूति को ही माना जाता है। तो इसलिए प्रश्न यहाँ पर आसान हो गया। जिसने भी अमोघभूति यहाँ पर ऑप्शन में देखा होगा, थोड़ा पढ़ा होगा कि अमोघभूति कुडिन राजा है, तो उसने क्या किया होगा? डायरेक्टली इस ऑप्शन पे टिक कर दिया होगा। तो ये प्रश्न का लेवल थोड़ा क्या हो गया? डाउन हो गया। देखिए प्रश्न का लेवल हाई कैसे होता? अगर अमोघभूति के साथ यहाँ पर एक ऑप्शन में एक नाम और दे दिया जाता, जैसे मान लीजिए विशाल भूति, ठीक है, विशाल भूति, तो यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है प्रश्न। फिर आपको ये सोचना पड़ता कि अमोघभूति विशाल भूति सही है या अमोघभूति धनभूति सही है, क्योंकि धनभूति का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने आपको ऑनलाइन कोर्स में वहाँ पर करवा रखा है। जितने भी महत्वपूर्ण राजा थे उनके नाम मैंने आपको लिखवा रखे हैं, धनभूति का नाम भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अमोघभूति और विशाल भूति दे दिया एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में क्या दे दिया? धनभूति, अमोघभूति। तो कहीं ना कहीं आप फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि मैं किस ऑप्शन पे टिक करूं। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो चलिए इसका उत्तर क्या है? धनभूति और अमोघभूति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड मैंने बना दिया, निम्नलिखित में से कौन कुडिन नरेशों से संबंधित है? तो धनभूति, अग्रराज। अब देखिए धनभूति नाम भी नया नया सा है, अग्रराज भी नया नया सा है। अगर डायरेक्टली मैं आपको ये प्रश्न पहले करवाता तो आपको शायद उत्तर पता नहीं चलता, लेकिन धनभूति अभी ऊपर ऑप्शन में था तो आपको ये आसानी से अब आ भी जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धनभूति और अग्रराज, ठीक है। तो ऑप्शन ये बेस जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये तभी करें आप जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको इन प्रश्नों में मजा आएगा। अब अगर आप ऐसे ही रटेंगे ना कि कौन सा कुडिन नरेशों से संबंधित है, धनभूति, अग्रराज, अब रावण भी है वैसे तो संबंधित कुडिन नरेश से, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको पहले थ्योरी उसकी पढ़ें और उसके बाद उसके ऑप्शन पर जाएँ। अब देखिए अगला प्रश्न है, अमोघभूति के समय कुडिन राज्य की सीमाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित हुआ करता था? तो देखिए हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर एवं बिजनौर का मैदानी भाग, अंबाला का मैदानी भाग, उत्तराखंड। केवल विकल्प संख्या 1 एवं 4 सही है और छठवां मैंने ऑप्शन दे दिया यहाँ पर उपरोक्त सभी, जो कि नहीं होना चाहिए था, गलत दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था विकल्प संख्या 1, 2, 3, 4 इस टाइप से लिखना चाहिए था। उपरोक्त सभी में तो देखिए ये यहाँ पर मैंने 5वां विकल्प भी दे रखा था, थोड़ा सा गलत हो रहा है, लेकिन हमें समझना है देखिए कहाँ पर क्या इसका उत्तर होगा। तो अमोघभूति के समय कुडिन राज्य की सीमाओं में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? तो अमोघभूति आपको पता है कुडिन वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था और उसके समय कुडिन राज्य का विस्तार काफ़ी हो चुका था। और कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है कि उसने यवन सम्राट अपोलोडोरस को भी हराया था,
ठीक है। यवन सम्राट अपोलोडोट्स की 30 मुद्राओं के साथ अमोघभूति की मुद्रा भी मिली। जब अमोघभूति की मुद्रा मिली तो इतिहासकारों ने अलग अलग कल्पना करी। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि वहाँ पर युद्ध हुआ होगा अपोलोडोट्स से, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि वहाँ से इनका व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, यवन सम्राट अपोलोडोट्स की 30 मुद्राओं के साथ अमोघभूति की एक मुद्रा भी मिली है। तो अमोघभूति की मुद्रा यवन सम्राट अपोलोडोट्स के साथ मिली है, नोट कर लीजिए इस फैक्ट को। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर और एवं बिजनौर का मैदानी भाग। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर अमोघभूति का क्षेत्र सम्मिलित था हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, सहारनपुर और बिजनौर की बात करें उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ये भी अमोघभूति की सीमाओं में ये क्षेत्र भी सम्मिलित हुआ करता था। अंबाला का मैदानी भाग, अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये मैप है यहाँ पर। ठीक है, तो हरियाणा का जो ये अंबाला है, अंबाला का जो मैदानी भाग है वो भी अमोघभूति की सीमाओं में शामिल था। ठीक है, अमोघभूति की राज्य की जो क्षेत्र था उसमें शामिल था। चौथा है यहाँ पर उत्तराखंड, ये तो था ही। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, और अगर हम बात करें कुड़िंद राज्य की सीमाओं के बारे में, ठीक है, तो पंजाब तक भी सीमाएं बताई जाती है। ठीक है, कि पंजाब में भी इनका क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से भी देखें तो हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर में बिजनौर का मैदानी भाग, अंबाला का मैदानी भाग और उत्तराखंड, चारों में क्या था? चारों क्षेत्र कुड़िंद राज्य की सीमाओं में शामिल थे अमोघभूति के समय। इसलिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखना चाहिए था? छठवें प्रश्न, यहाँ पर जो छठवां ऑप्शन है लिखना चाहिए था पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सही है, ना कि उपरोक्त सभी लिखना था। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है लेकिन हो गई, अभी नज़र में आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अमोघभूति के समय हिमाचल प्रदेश, ये चारों क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अमोघभूति के पश्चात कुड़िंदों का पतन प्रारंभ हुआ। जब अमोघभूति की डेथ हो गई उसके बाद जो कुड़िंद वंश था उसका पतन प्रारंभ होना शुरू हो गया। दूसरा ऑप्शन है, अमोघभूति के समकालीन राज्य यौदुम्बर व यौधेय हुआ करते थे। तीसरा ऑप्शन है, सिरकप तक्षशिला से मृग एवं देवी के रूप युक्त एक कुड़िंद ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। चौथा है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। पांचवा ऑप्शन है, विकल्प संख्या 3 असत्य है। कौन सा? ये 3 असत्य है, ऑप्शन के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, और छठवां ऑप्शन है, यहाँ पर पांचवा लिख दिया मैंने फिर से, छठवां ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। मतलब जितने भी यहाँ पर कथन दिए गए हैं ये सभी के सभी सही है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अमोघभूति के पश्चात कुड़िंदों का पतन प्रारंभ हुआ। देखिए, अमोघभूति एक प्रतापी शासक था कुड़िंद वंश का, और जैसे इसकी डेथ होती है तो इसके बाद क्या होता है? कुड़िंदों का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए क्या है? बिल्कुल सही है। अमोघभूति के समकालीन राज्य औदुंबर व यौधेय हुआ करते थे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अमोघभूति था उसके समकालीन राज्य कौन थे? औदुंबर और यौधेय थे, और इनसे इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, काफ़ी अच्छी मित्रता थी। ऐसा माना जाता है कि औदुंबर और यौधेय राज्य से अमोघभूति के काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे, और ये इनके समकालीन राज्य थे। इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सिरकप तक्षशिला से मृग एवं देवी के रूप युक्त, ठीक है, मृग और देवी, ठीक है, जो सिक्का मिला, ठीक है, तांबे की सिक्का मिली। देखो, तांबे का ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई। कहाँ से? तक्षशिला सिरकप से। तो उस सिक्के पे क्या था? मृग बना हुआ था, देवी बनी हुई थी। तो एक कुड़िंद ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है सिरकप से। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो 2 प्रकार की लिपियां हमको देखने को मिलती है अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी अमोघभूति की, तो ब्राह्मी लिपि भी देखने को मिलती है और खरोष्टी लिपि भी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। 5वें ऑप्शन पे आ जाए हम, विकल्प संख्या 3 असत्य है। 3 असत्य है, तो ये गलत बात है, ये तो सत्य है, हमने देख लिया है। और 6वां ऑप्शन हो जाएगा फिर हमारा, उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा जो करेक्ट उत्तर होगा ये लास्ट वाला होगा। ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सभी के सभी सही हैं। ठीक है, अगला